स्वागत दोस्तों आपका चैनल से के साथ आगे सामने मौजूद है। चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर जगह जगह लगा दिए गए बैनर पोस्टर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की गई है दावेदारी। और इसके साथ में बताएंगे अचानक इंडिया गठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं चिराग पासवान। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी करने जा रही है ऐसी हरकत जिसकी हो रही है जमकर आलोचना। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए जैसे ही बीजेपी आईटी सेल वाले ने डाला पोस्ट, वैसे ही कांग्रेस पार्टी मुकदमा दर्ज कराने पहुंची है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे कैसे फिर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए भाजपा को जयचंद बता दिया। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सिलसिलेवार तरीके से सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान और राहुल गांधी की सक्रियता से पता चल रहा है कि एक नए तरीके का समीकरण बिहार के अंदर बनता चला जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के नेता विजय शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर भाजपा का मंत्री उनकी पार्टी में होता वो तत्काल अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते और हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के मंत्री को सस्पेंड कर देते। दोस्तों उनके बयान से समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक नए एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद एक बड़ी अपडेट सामने बिहार से ही आती है, जहां पर चिराग पासवान के नाम से जगह जगह बैनर पोस्टर पाट दिए गए। दोस्तों आपको बता दें कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार में सीएम चिराग पासवान चाहिए। ये पोस्टर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के अध्यक्ष इमाम गजाली के द्वारा लगाई गई है। दोस्तों पोस्टर में चिराग पासवान की ताजपोशी की तस्वीर दिखाई गई है और कहा गया है कि बिहार कर रहा ताजपोशी का इंतजार, इस बार बनेगी चिराग की सरकार। ऐसे और भी कई सारे पोस्ट लिखे गए हैं दोस्तों, और जगह जगह बैनर पोस्टर में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के भी नारे लगाए गए हैं। कुल मिलाकर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी उनकी पार्टी की ओर से की जा रही है। दोस्तों जगह जगह बैनर पोस्टर लगने के बाद अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि चिराग पासवान अचानक से तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करते नजर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच में गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती नजर आई है। आरजेडी और एलजेपी आर के नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना है। चिराग पासवान बिहार के नवादा में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, इस दौरान तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे। दोस्तों इसके बाद दोनों नेताओं में थोड़ी देर तक आपस में मुलाकात होती है और सेना के सम्मान को लेकर ही चर्चा की गई होगी। दोस्तों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भड़कते हुए पार्टी से बाहर करने की बातें कही थी, उसके बाद अब तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात से ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेना वाले मामले को लेकर चिराग पासवान काफी नाराज है। दोस्तों जरूर लिखेगा। इसी के साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई सारे लोग सोच रहे थे कि आखिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने एजेंडे के तहत फिर मैदान में उतरेगी। दोस्तों दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले और ऐसे में देश भर के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा चल रहा था, बीजेपी ने फैसला लिया है कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर के बीच में जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सफलता बताते हुए वोट की अपील करती नजर आएगी। दोस्तों पहलगाम के आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था। 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ था दोस्तों, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करते हुए इसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सफलता बताते हुए लोगों से वोट की अपील करने जा रहे हैं। दोस्तों यानी बेशर्मी खुलकर सामने आ गई है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के पास, पूरे एनडीए गठबंधन के पास बिहार में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये लोग सेना की सफलता को अपनी सफलता बताकर वोट की अपील करेंगे। दोस्तों इसी से पता चलता है कि बिहार में कितनी बुरी तरीके से एनडीए गठबंधन वाले बैकफुट पर है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के प्रभारी अल्लाह वरू ने बिहार भ्रमण का अपना कार्यक्रम लगाया है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार 20 तारीख, 21 तारीख, 22 और 23 तारीख 4 दिन लगातार उनका बिहार का भ्रमण होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का ये कार्यक्रम पटना से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में होगा। दोस्तों पहले दिन वो पटना में आकर विश्राम करेंगे और उसके बाद स्थानीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिर उनका एक और 22 तारीख को स्थानीय कार्यक्रम है, फिर 23 तारीख को एक और स्थानीय कार्यक्रम है। कुल मिलाकर लगातार 4 दिन के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। वो बिहार भ्रमण के लिए आए हैं, इसका मतलब पार्टी के लिए फीडबैक लेने के लिए आए होंगे। दोस्तों कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करेंगे और बिहार में कांग्रेस पार्टी किस लेवल पर आगे बढ़ रही है और कितना पार्टी का अपना पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, किस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कहां दिक्कतें आ रही है, सारी बातें पूछने पहुंचे हैं। दोस्तों कृष्णा अल्लावरू का मतलब राहुल गांधी का दूध कह सकते हैं। दोस्तों तो जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में एक बिरयानी देश पर भारी, बिहार कांग्रेस की ओर से भाजपा पर निशाना साधा गया। दरअसल दोस्तों बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से राहुल गांधी और आसिम मुनीर की तस्वीर को एकजुट करके दोनों को एक जैसा दिखाकर राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की, तो बिहार कांग्रेस की ओर से नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की तस्वीर को जोड़कर लिखा गया कि एक बिरयानी देश पर भारी। दोस्तों यानी शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान में, तब नरेंद्र मोदी अचानक से पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद भारत के पठानकोट में अटैक हो गया था दोस्तों। और उसके बाद नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने आईएसआई को भारत में आकर जांच करने की इजाजत दे दी। इसके बाद फिर और भी कई बड़े हादसे देश के अंदर हुए थे दोस्तों। इसके बावजूद भाजपा की जवाबदेही तय नहीं की गई क्योंकि गोदी मीडिया के लोग पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाले और राहुल गांधी को देशद्रोही बताने वाले बीजेपी के नेता आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है दोस्तों। अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तस्वीर लगाकर कहा था कि इन दोनों
दोनों का एक ही एजेंडा है, भारत विरोध में काम करना, और इन दोनों की भाषा एक ही तरीके की है, दोनों वन एजेंडा पर काम कर रहे हैं। जैसे ही ये पोस्ट किया गया दोस्तों, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दो व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है, जो सत्य और शालीनता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम है कांग्रेस और उसके नेतृत्व को लेकर विद्वेष के साथ झूठ फैलाना, द्वेष के साथ झूठ फैलाना। उनका निशाना इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के हेड है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जयशंकर को जयचंद कहा, बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर बताया, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ चेहरा मिक्स करके बीजेपी ने भी अपनी हरकतें कर दी। दोस्तों इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने जयशंकर को जयचंद बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनके बयान को लेकर सवाल पूछा था, उन्होंने फिर अपने सवाल को रिपीट किया, फिर भाजपा की ओर से इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस पार्टी अब जवाब देने के लिए तैयार है। साथ साथ दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने लंबे समय के बाद मंत्री के पोस्ट पर शपथ ले ली है। दोस्तों अब देखना यह है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है। मंत्रालय के सवाल पर भुजबल ने कहा कि विभाग को लेकर कोई मतभेद नहीं है, कोई भी विभाग मिलता है तो उसको संभालेंगे, इसको कोई लालसा नहीं है, उनको मंत्रालय की कोई लालसा नहीं है। छगन भुजबल ने कहा कि 1991 से लेकर अभी तक मैं मंत्री बनते आया हूं, लगभग सभी मंत्रालय मैंने संभाले हैं, चाहे गृह मंत्रालय हो या फिर कोई और बड़ा पोस्ट हो, ऑल इज वेल चल रहा है हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले दोस्तों जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तब भारतीय जनता पार्टी के लोग मराठी आरक्षण के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर थे। दोस्तों इसके बाद अचानक से छगन भुजबल मंत्रालय से इस्तीफा दे देते हैं मंत्रिमंडल से। उसके बाद ओबीसी समाज के वोटों को एकजुट करने लगते हैं मराठा समाज के अगेंस्ट में और बीजेपी के समर्थन में मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों एक तरीके से भाजपा को ओबीसी वोट भी मिल गया और राजनीति करके बीजेपी ने ओबीसी समाज के वोट ले लिए। इसके बाद छगन भुजबल जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को ओबीसी विरोधी बता रहे थे, अब अचानक से फिर बीजेपी सरकार में जाकर मंत्री बन गए हैं। दोस्तों इसी से समझ में आता है कि ये सब मिलकर महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि इन्हें किस तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा, दो शब्द जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के नेता और पूर्व विधायक अमीन भट्ट अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। दोस्तों सूत्रों ने बताया है कि भट्ट आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। भट्ट के फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से दक्षिण कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूती और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र से 2 सीटें हासिल की थी दोस्तों, और भट्ट की वापसी से पार्टी के प्रयासों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनसी ने इस क्षेत्र के अंदर 16 में से 11 सीटें जीती थी। पीडीपी पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी और न्याय और विकास मोर्चा यानी जेडीएफ के गठन ने दक्षिण कश्मीर के अंदर राजनीति को एक नया आयाम दिया है दोस्तों, क्योंकि यहां अपने कैडर को एक ऐसे संगठन से लेता है जिसे 1987 से पहले क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली माना जाता था। कुल मिलाकर दोस्तों डीएपीए पार्टी का उद्घाटन किया था कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने। दोस्तों जब गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बनाई तो कई सारे कांग्रेस के लोग गुलाम नबी आजाद के साथ में चले गए, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सबको पता चल गया कि वो केवल भाजपा के एजेंडे को कश्मीर में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद जबरदस्त विरोध हुआ और फिर कई सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब जो कुछ बचे हुए नेता है वो भी वापस से कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी बनाकर केवल कांग्रेस के वोट को डिवाइड करने की कोशिश की और इसीलिए उनकी हकीकत सबके सामने आ गई है, तो 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। वहीं पर रामनगरी अयोध्या में मंगलवार को अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो बहुत खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए, सोचा कि ऑपरेशन के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाई फिस्ट हो गया। फिर वो आगे कहते हैं कि बहनों के सम्मान के बजाय उनका अपमान किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों के साथ धोखा किया गया। ऐसी क्या बात थी कि 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां पर घुसकर नहीं मारा गया। सारे आतंकवादियों का सफाया करने के बाद ही युद्ध बंद किया जाना चाहिए, यानी अभी तक सारे आतंकवादी नहीं मारे गए, यानी जो आतंकवादी अटैक करने के लिए आए थे उनके साथ कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा बचे हुए हैं, जो भारत के लिए और खासकर इस ऑपरेशन की सफलता के लिए जरूरी था कि इन लोगों को भी सबक सिखाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर सफलता किस बात की है, ये भी एक सवाल पूछा गया है दोस्तों। कुल मिलाकर अब जब से बीजेपी के लोग ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करने लगे हैं तब से अब विपक्ष ने भी कई सारे गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को व्यक्तिगत रूप से फोन कर राज्य सरकार की ओर से उनके मुंबई दौरे के दौरान प्रोटोकॉल में चूक के लिए हम लोगों ने माफी मांगी है। प्रोटोकॉल के अनुसार सीजीआई की अगवानी के लिए शीर्ष अधिकारियों को समय निकालकर पहुंचना चाहिए था। देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना का संज्ञान लिया है। उनकी यात्रा के दौरान वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे सवाल खड़ा होता है। कैबिनेट मंत्री ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए राज्य में अमरावती जिले से आने वाले मुख्य न्यायाधीश गवई को लेकर कहा कि वो हमारे लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए एक भूषण है, इस बात को हम कतई नहीं भूल सकते। साथ साथ दोस्तों ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने शरद पवार की राका यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप ला दिया।
दिया है। हाके ने दावा किया है कि शरद पवार और अजित पवार के पार्टी का जल्द विलय होने वाला है। आने वाले समय के अंदर सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेंगी। जयंत पाटिल और रोहित पवार को राज्य में मंत्री बनवा दिया जाएगा। छगन भुजबल और पडलकर से हो सकता है नुकसान। हाके ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ओबीसी नेता छगन भुजबल और गोपीचंद पहलकर को दोनों राका के एक होने की वजह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये बात तो सबको पता है कि एनसीपी आज नहीं तो कल फिर से एकजुट होगी, क्योंकि पहले ही शरद पवार ने कहा था कि वो ज्यादा दिनों तक राजनीति नहीं करेंगे और ये बात अब धीरे धीरे सच होती चली जा रही है। दोस्तों अब उनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अपनी एनसीपी पार्टी का अपने भतीजे की पार्टी में विलय करवा देंगे। और ये बात कही जा सकती है कि या तो सुप्रिया सुले कांग्रेस पार्टी के साथ चली जाए या फिर अपने चचेरे भाई अजित पवार के साथ में चली जाए। उनके पास दो ही विकल्प है दोस्तों। इसी के साथ में वक्त कानून 2025 को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर बीते दिन सुनवाई हुई है। दोस्तों वक्त कानून 2025 को लेकर चर्चा में सरकारी संपत्तियों की पहचान का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दावा किया है और दलील दी है। उन्होंने कहा कि मंदिरों की तरह यहाँ पर चढ़ावा नहीं आता। इस पर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि दरगाह गए हैं और उन्होंने देखा है कि वहां चढ़ावा चढ़ता है। वह कानून पर पिछली सुनवाई 15 मई को हुई थी। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई की बेंच ने केंद्र सरकार से 19 मई तक हलफनामा दाखिल करने के लिए बोला था। आज कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा कि नया वह कानून की संपत्ति को हड़पने का कानून है। उन्होंने आपत्ति जताई कि सरकार से विवाद में सरकार ही फैसला लेगी। कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि मंदिरों के तरह चढ़ावा नहीं मिलता है, बल्कि इससे जो आय होती है, इनकम होती है, उससे मस्जिदों का मैनेजमेंट करवाया जाता है। कपिल सिब्बल की इस दलील पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपनी राय रखी है। दोस्तों कुल मिलाकर काफी चर्चा चली है और इस पर अभी लगातार और चर्चा चलने वाली है। वह कानून को लेकर कोई अंतिम फैसला भी जल्द तो आएगा नहीं, इस पर काफी एक्सटेंसिव डिबेट होगी, उसके बाद जाकर कुछ बातें निकलकर सामने आएगी। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में वीआरएस लेकर जनसुराज पार्टी में शामिल हुए आनंद मिश्र ने पार्टी से मिले अपने पद को त्याग दिया है। दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जो अभी हाल फिलहाल में जनसुराज पार्टी में जुड़कर अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने मीडिया को बताया है कि वहां पर काम करने के लिए आए थे, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, और यही बड़ा कारण है कि उनको काम नहीं करने दिया गया, जिसके कारण उनको पार्टी से अलग होना पड़ा। उन्होंने पार्टी त्यागने का फैसला ले लिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं युवा अध्यक्ष था और हमने पार्टी से ये रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने जनसुराज पार्टी नहीं छोड़ा, सिर्फ युवा अध्यक्ष का पद छोड़ा है। पद छोड़ने के कारण के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ भी कारण नहीं है, फिर बहुत कुछ कारण भी है, कुछ भी कह सकते हैं। उनकी बातों से नाराजगी स्पष्ट दिखाई दे रही है। दोस्तों कुल मिलाकर एक बड़े व्यक्ति जो आईपीएस रहे हैं और अपना वीआरएस देकर जनसुराज में आए थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ बदलाव हो जाए, तो उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया क्योंकि जनसुराज में उनकी बातें हो नहीं पा रही सही से। और दोस्तों धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे और भी कई सारे लोगों का बहम टूटेगा कि जनसुराज पार्टी लोगों के बीच में बदलाव करने के लिए आई है, बिहार में बदलने के लिए, बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए आई है। लेकिन सबको धीरे धीरे ये बात पता चल जाएगी कि बिहार के अंदर जनसुराज पार्टी का केवल एकमात्र उद्देश्य है और वो है इंडिया अलायंस को सरकार में आने से रोकना और नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी की वापस से सरकार बनवाना, क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं वो या तो जेडीयू वाले हैं या बीजेपी वाले में है और ज्यादातर परिवारवाद के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इससे पता चलता है कि इनका खुद का कोई एजेंडा नहीं है, ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं येन केन प्रकारेण, और यही इनका एकमात्र एजेंडा बचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रखा है, जेडीयू वगैरह में, तो ये जानते हैं कि सत्ता में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और ये सारे मैनेजमेंट कर रहे हैं दोस्तों सत्ता में आने के लिए। लेकिन लोगों को ऐसी टिपिकल पार्टी पसंद नहीं है। अगर लोगों को इसी तरीके की पार्टी चाहिए होती तो फिर तो उनके पास कई सारे विकल्प है बिहार के अंदर, तो वो उनको वोट क्यों नहीं देंगे। नई तरीके की राजनीति करने का दावा करने के बाद प्रशांत किशोर पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, तो फिर जनता उनको क्यों वोट देगी, ये भी एक बड़ा और स्पष्ट सवाल होना चाहिए। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले को लेकर, और आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में। क्या प्रशांत किशोर की पार्टी इसलिए बनी है कि उन्हें इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने से रोकना है, फिर वो जेन्युइन तरीके से बिहार में विकास चाहते हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखेगा। साथ साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली सरकार से बाहर गई, फिर नगर निगम की सत्ता उनके हाथ से छिन गई। 15 पार्षदों ने अलग पार्टी बना ली, आईवीपी पार्टी बना ली, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अहम समिति और पैनल के चुनाव में भी अपनी उम्मीदें छोड़ दी है। दोस्तों एमसीडी के खजाने पर नियंत्रण रखने वाले स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड समितियों के 12 प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यापक पैनल के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़े टूट का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तीसरे मोर्चे की वजह से दक्षिण पश्चिम और रोहिणी क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी की संभावनाएं काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। दोस्तों अन्य जगह पर भी पकड़ कमजोर हो गई है। एक बीजेपी के नेता ने बताया कि 18 सदस्यीय कमेटी में महज 2 सदस्य की बढ़त आम आदमी पार्टी को है। कुछ सीटों पर चुनाव अदालत के अंदर विचाराधीन है। तीसरा मोर्चा बन जाने की वजह से मार्जिन और बढ़ेगा और अन्य समिति में बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। उनमें से 3 साउथ जोन के, 4 वेस्ट जोन के और 2 नरेला जोन के हैं, तो इसीलिए इन क्षेत्रों के अंदर आम आदमी पार्टी और ज्यादा वीक होने जा रही है। दोस्तों कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को हर स्तर पर निपटाने के लिए एक पूरी तैयारी चल रही है। 2 शब्द जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी संघ
संगठन को नियमित तौर पर प्रचारक देने के मूड में नहीं है दोस्तों। ना संघ अब बीजेपी के मामलों में दखल देगा, हालांकि सहयोग जारी रहेगा। मौजूदा समय में भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर काम कर रहे प्रचारक यथावत काम करते रहेंगे और अपवाद स्वरूप एक आधा प्रचारक भी भेजे भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आरएसएस वालों ने यह दावा किया है कि अब वो बीजेपी के काम में दखल नहीं देंगे और भाजपा उनके काम में दखल नहीं देगी दोस्तों। लेकिन ये केवल एक मीडिया मैनेजमेंट है। सबको पता है कि आरएसएस और बीजेपी में कोई डिफरेंस बचा नहीं है। आरएसएस अपने आप को कल्चरल संगठन बताता है, कल्चरल और सामाजिक यानी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता है दोस्तों, लेकिन हकीकत सबको पता है कि ये एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक तौर पर काम करता है दोस्तों। आरएसएस के लोग अपने आप को राजनीति से अलग बताते हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने जब धीरे धीरे करके एक्सपोज हुई है तो उसके बाद मीडिया में ये रिपोर्ट छप रही है कि अब कोई बीजेपी के लिए प्रचारक काम नहीं करेगा, आरएसएस के प्रचारक भाजपा के प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि दोस्तों ये जो अपवाद वाली बात बोली गई है, इससे पता चल रहा है कि फिर से आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते नजर आएंगे, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये बातें बोली जा रही है। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी में केवल नाम मात्र का अंतर है, बाकी है दोनों संगठन एक ही विचारधारा है, एक ही काम करते हैं ये सभी लोग। साथ साथ दोस्तों दहशतवादी संगठन उल्फा से अपने पुराने संबंधों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को देश के सामने सच्चाई बतानी चाहिए। दरअसल दोस्तों कई सारी रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि असम के अभी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के आतंकवादी संगठन उल्फा के साथ में कुछ सांठगांठ चलती है। इस पर अभी तक हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से एक शब्द नहीं बोला गया है दोस्तों। पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब खुद पर बातें आती है तो एकदम चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरे नेताओं पर आरोप लगाने के लिए उछल कूद करते रहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता तरुण गोगोई को लेकर उलझुल बातें बोलते रहते हैं और दावा करते हैं कि आईएसआई के साथ उनके लिंक है, लेकिन एक भी सबूत नहीं है इनके पास दोस्तों। लेकिन अब जब सवाल इनसे पूछा जा रहा है उल्फा के बारे में जो आतंकवादी संगठन था भारत के अंदर घोषित, तो इनका एक भी जवाब सामने नहीं आया है। इसी के साथ में रिपब्लिक टीवी वालों का एक ही काम है, झूठ बोलो फिर माफी मांगो, फिर झूठ बोलो फिर माफी मांगो दोस्तों। यही काम एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक ने किया है। रिपब्लिक वाले एक शो कर रहे थे और टर्की के द्वारा जो भारत विरोधी गतिविधियां की गई है उसको एक्सपोज करने का दावा किया जा रहा था दोस्तों। कई सारी बातें चल रही थी और ऐसे में अचानक से रिपब्लिक टीवी वाला दावा करता है कि टर्की के अंदर कांग्रेस पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, यानी वहां पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कांग्रेस वालों ने, और तुर्की में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर चलता है। कांग्रेस पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन बाद में जब पता चला दोस्तों रिसर्च की गई तो कि ये जो दावा किया गया था रिपब्लिक भारत के द्वारा कि तुर्की के अंदर एक दफ्तर है कांग्रेस पार्टी का, ये पूरी तरीके से झूठ है दोस्तों। इसके बाद रिपब्लिक भारत वाला कहता है कि हमने एक इनकरेक्ट इमेज दिखा दी थी, इसके लिए हम लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और भी कई बातें बोली गई दोस्तों। अर्नब गोस्वामी के डिबेट के दौरान ये फर्जी क्लिप दिखाई गई थी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था। अब ये लोग माफी मांग रहे हैं, वापस से माफी वीर बन गए दोस्तों। इनका काम केवल यही होता है, कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलो, कांग्रेस को बदनाम करो, जब लगे कि कांग्रेस पार्टी एक्शन ना ले ले झूठी खबर पर तो फिर आकर माफी मांगने लगो और कहने लगो कि हम तो मीडिया वाले, हमसे दिक्कतें हो जाती है, दो चार बार गलतियां हो जाती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये रिपब्लिक चैनल वाला जिसका मालिक अर्नब गोस्वामी है और दूसरा मालिक भाजपा का नेता है, ये कभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए तो सही बात बोलेगा ही नहीं, एजेंडा फैलाना तो इसका एकमात्र काम है। और वैसे भी जब मालिक ही भाजपा का नेता है तो फिर इससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। वहीं पर बिहार के अंदर नीतीश बाबू के शासन काल में किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग, खासकर जो बड़े अधिकारी हैं, वो बौखला गए हैं, इसका एक वीडियो सामने आया है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि बाबू ये नीतीश कुमार की अफसरशाही वाले भूरे साहब है, आम बिहारियों और गरीबों से, अंग्रेजों से भी ज्यादा घृणा करने वाले, क्रूरता और घूसखोरी का जो सुशासनी मिजाज है सो अलग है। वीडियो में डुमराव एसडीएम शिवाजी यादव ट्रक ड्राइवर को सरेआम थप्पड़ मार रहे हैं। ट्रक का सभी कागजात पूरी तरीके से सही था, बालू भी उस पर अंडरलोड ही था, ट्रक ड्राइवर केवल ऊपर बैठे अपने सहयोगी से पेपर मांग रहा था। इसी क्रम में अफसरशाही से लबरेज महामहिम एसडीएम साहब द्वारा ताबड़तोड़ पड़बाजी की गई, थप्पड़ जड़ दिया गया। यहाँ मौजूद जिला अधिकारी भी चुपचाप आनंद लेते रहे। इसी से पता चलता है कि अफसरशाही का क्या आलम है बिहार के अंदर। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। नीतीश कुमार के शासन काल में अफसरशाही को खुली छूट दी जाती है दोस्तों, और छूट इस लेवल पर बढ़ जाता है कि अधिकारियों को लगता है कि वो राजा महाराजा है और जो मन करेगा वो करेंगे। साथ साथ राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से काफी ज्यादा गहमा गहमी नजर आई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। आरोप यह है कि बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा, जिन्हें हाल ही में 3 साल की सजा सुनाई गई थी दोस्तों, उनकी अब तक अयोग्यता घोषित नहीं की गई है। इस मुद्दे पर सोमवार को कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की, फिर जो उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बोला था ये काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से कहा है कि आप जल्द कार्रवाई करिए, वरना हमारी पार्टी की ओर से एक्शन लिया जाएगा और हम लोग विरोध करेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी को जिस दिन 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई उसके अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर ही सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन भाजपा के नेता को बिठाकर रखा गया है दोस्तों, कोई एक्शन नहीं लिया गया। दो शब्द जरूर लिखिएगा इस तरीके के दोहरे मापदंड के बारे में। हमारे से लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। बहुत धन्यवाद।